नमस्कार, सुबह के 9 बज गए हैं। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राशिद हाशमी और लगातार हम आपको बता रहे हैं 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे हैं चुनाव। बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल से फिर से एक बार कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो चिंता का सबब है। बंगाल में मतदान के बीच कुछ जगहों पर हिंसा हुई है। कहां पर हुई है ये आपको बता रहे हैं। दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली में बवाल की खबर है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट, हुगली में बीजेपी समर्थक की पत्नी की हत्या की खबर आई है। राशिद, ये वाकई चिंता पैदा करने वाली खबर। उलबेरिया में आईएसएफ कार्यकर्ता पर फायरिंग का आरोप लगा है और क्या दक्षिण 24 परगना, क्या उलबेरिया, हर जगह से ही बवाल की खबरें आ रही हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस बीच अपील कर दी है कि थर्ड फेज में भी बढ़ चढ़कर वोटिंग करें, लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करें। इस तरह से ममता बनर्जी ने अपील की। हालांकि सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री की भी अपील हमने आपको दिखाई थी, लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल की 31 सीटें थर्ड फेज, असम की 40 सीटें थर्ड फेज, तमिलनाडु में एक ही फेज में 234 सीटें, केरल में एक ही फेज में 140 सीटें, पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर राष्ट्रपति शासन चंद महीने पहले लगा था, वहां के 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। 2 घंटे की वोटिंग हो गई है। वोटर टर्नआउट क्या रहा, कितने % रहा, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। चूंकि पिछले 2 चरण में हमने बंगाल में यह देखा था कि बंपर मतदान हुआ है और इसे अलग अलग नजरिए से हर कोई देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल की जो सीट है, जिनमें जो तारकेश्वर सीट है, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। तारकेश्वर सीट इसलिए हाई प्रोफाइल मानी जा रही है क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हैं स्वपन दास गुप्ता। वही स्वपन दास गुप्ता जिन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ी थी, वही स्वपन दास गुप्ता जो कि बड़े नेता के तौर पर तब उभर करके सामने आए, जर्नलिस्ट से बड़े नेता, जब मुखर तरीके से ममता बनर्जी का विरोध किया। और तारकेश्वर के बारे में ये कहते हैं कि अगर तारकेश्वर में किसी की भी आंखें खुलती है ना, तो शिव जी को याद करते हुए खुलती है, शिव चरण में वंदना करते हुए खुलती है। तारकेश्वर का आज सुबह का हाल क्या रहा, बता रहे हैं सब्यसाची। तारकेश्वर के पोलिंग बूथ में मौजूद हैं और आपको ये नज़ारा दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे भारी संख्या में वोटर्स मौजूद है, बोथ महिला वोटर्स और पुरुष वोटर्स। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सामने आई है वो है जो पहले 2 फेज़ में महिला वोटर्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा रही है। और आज तारकेश्वर में भी आप देख सकते हैं कि महिला वोटर्स बेहद भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और अपना मतदान करने आई हैं। कुछ महिला वोटर्स से बात करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि तारकेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है नौकरी के सेक्टर में या एजुकेशन के सेक्टर में। और लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तारकेश्वर के पोलिंग बूथ से। तारकेश्वरे जो কিছু উন্নতি হয়েছে না আর উন্নতি হতে পারে পড়াশোনা বা কর্মক্ষেত্র? উন্নতি তো হয়েছে, কিন্তু পড়াশোনার ক্ষেত্র দিয়ে বা চাকরির দিক দিয়ে অনেকটাই মানে আমাদের তারকেশ্বরে কি গোটা পশ্চিমবঙ্গে উন্নতিটা সেরকম হয়নি। সেই জন্য আমাদের একটু মনের মধ্যে আছে যে পড়াশোনার দিক দিয়ে যাতে উন্নতি হয় এবং চাকরির দিক দিয়ে উন্নতি হয়, যাতে নতুন সরকার আসে সেরকম একটা মনোভাবনা নিয়ে আমরা আজকে ভোট দিতে এসেছি। जैसे आपने सुना कि इनका कहना था कि उन्नति बहुत इम्पॉर्टेंट है तारकेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अगर बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में और प्रोफेशनल सेक्टर में यानी जॉब सेक्टर में, ये दोनों सेक्टर अगर इम्प्रूवमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। हम जिज्ञेस करब कि तारकेश्वर যদি কথা বলি, এখানে কি উন্নতি হয়েছে না ভবিষ্যতে আরো উন্নতি হতে পারে? উন্নতি তো হয়েছেই, তবে আমরা তো চাইবো ভবিষ্যতে আরো উন্নতি হোক। আরো উন্নতি হোক, নিশ্চয়ই, অবশ্যই আরো উন্নতি হোক আমরা চাইবো। तो इनका वही कहना है कि तारकेश्वर में काम हुआ है, बट ग्राउंड लेवल में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो और ज़्यादा अगर होता तो बेहतर होगा, ये महिला वोटर्स का कहना है। कैमरा पर्सन अमित के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज़, तारकेश्वर। तो ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में चुनाव है, आखिरी चरण का चुनाव है, निचले असम में चुनाव है और वो इलाका है जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। ये इलाका कांग्रेस AIUDF का गढ़ माना जाता है। वहां के भी कुछ इलाकों से हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। बारपेटा से हमारे संवाददाता नवनीता की रिपोर्ट आप देखिए।
2 चरणों के मतदान के बाद आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और मैं अभी मौजूद हूं बरपेटा जिला के बरपेटा विधानसभा क्षेत्र में और यहां मैं गांधारीपारा हाई मद्रासा बूथ में हूं और पहले 2 चरणों में जिस तरीके से आपने देखा कि भारी मात्रा में वोटर निकल के आए और वोट देने आए, वही तस्वीरें हम यहां भी देख सकते हैं कि वोटरों की संख्या बहुत है और साथ ही साथ सब चाहते हैं कि उनके पसंदीदा उम्मीदवार जीत कर आए इस बार। और आप देख सकते हैं कि इस चरण में भी मतदाता वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं और वोटिंग लाइन उस तरफ है, 3-4 वोटिंग लाइन यहाँ पे बनाई गई हैं, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। और यहाँ कोई गड़बड़ या हंगामा ना हो वोट के समय, मतदान के वक्त, इसलिए यहाँ सैनिक बल के टुकड़ियां भी मौजूद हैं। हालांकि वो दौरे पर है या फिर राउंड्स लगा रहे हैं। आप वोट डालने आई हैं जी। तो जैसे हम अभी गांधारीपाड़ा में हैं तो इस इलाके के मुद्दे क्या क्या हैं? आप एक वोटर हैं तो वोटर के हिसाब से आप क्या चाहती हैं कि जो चुनकर आए नया जो उम्मीदवार हो, जो जनप्रतिनिधि हो, वो कैसा हो और यहाँ के किस तरीके से इस इलाके को आगे बढ़ा सके? जी, यहाँ का जैसे कि आप आते हुए देखे होंगे आपने कि रोड्स का हालत ठीक नहीं है और ये जो एरिया है, होल एरिया मतलब एग्रीकल्चरल एरिया है, तो ये 2 मेन सेक्टर है जहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो वोटर के मन की बात आप लोगों ने सुनी और हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं तो काफ़ी संख्या में यहाँ वोटर उमड़ के आए हैं। कुछ समय बाद हम निश्चित तौर से आपको दूसरे वोट केंद्र से भी दिखाएंगे लाइव। तो हमारी नजर है 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश पर और अब देखिए वोटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 2 घंटे करीब बीतने वाले हैं। 5 राज्यों की 475 सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है। वोटिंग परसेंटेज बताने की आपको बारी आ गई है। सभी राज्यों में मतदान की धीमी रफ्तार है। जी हाँ, बंगाल में अब तक 2.91% मतदान हुआ है, सिर्फ 2.91%। केरल में 9 बजे तक 1.28% मतदान हुआ है। इसके साथ ही पुडुचेरी के भी आंकड़े हमारे पास आए हैं। 0.27% मतदान वहां पर 9 बजे तक हुआ है। और जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं या जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो हालांकि अपने अपने तरीके से एनालाइज करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर वोटर टर्नआउट कम रहता है तो ये जो भी विपक्षी होते हैं उनके लिए एक चिंता का सबब होता है। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, कोई ये कहता है कि प्रो इनकम्बेंसी है। सभी के लिए अपने अपने चुनावी मायने हैं। लेकिन हाँ, हमने पहले फर्स्ट और सेकंड फेज में हमने ये देखा था कि सुबह 9 बजे तक लगभग 6%, 7%, 8%, ऑन एन एवरेज लगभग 6 से 8% के आसपास का मतदान हुआ था। लेकिन अगर इतनी धीमी रफ्तार है तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? एक बार पैनल को ओपन कर देते हैं। इंडिया न्यूज ने पैनल को रिशेड्यूल किया है। जितने भी नए गेस्ट हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक बार हम। बप्पा चैटर्जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मुकेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मनीष कुमार जी थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और राहुल लाल है मेरे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक और लेफ्ट के सपोर्टर है राहुल लाल। मेरा पहला सवाल बप्पा चैटर्जी जी आपसे रहेगा, क्योंकि 2 फेज के चुनाव में हमने ये देखा था कि पश्चिम बंगाल में बड़ी बंपर वोटिंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है यहां पर वोटिंग बड़ी धीमी है। अगर वोटिंग धीमी है इसका मतलब यह है कि शुरुआती दौर में अभी वोटर कम निकल रहे हैं, लेकिन जब वोटर ज्यादा निकलते हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है। अगर वोटर कम निकल रहे हैं तो इसके मायने बीजेपी क्या देखती है शुरुआती 2 घंटे में? जो परिस्थिति बंगाल की है, ये 2 फेज में जो बम्पर वोटिंग हुई है इससे पूरी तृणमूल तिलमिला गई है। जो लोग समझ पा रहे हैं कि बंगाल में इस बार बंगाल की जनता ये ठान के बैठी हुई है कि परिवर्तन करना है, तो इसी को एक चक्रांत के तहत कैसे वोटर लोगों को पोलिंग बूथ तक आने ना दिया जाए, इसके ऊपर पुरजोर कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रही है। और इसीलिए आप देखिए गोघाट, बिष्णुपुर, उलूपेरिया, जगत वल्लभपुर करेंगे। पुलिस उनके हाथ में थोड़ी है, इलेक्शन कमिशन उनके हाथ में थोड़ी है, ये कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल फोर्सेस आपकी, इलेक्शन कमिशन कोट एंड कोट स्वायत्त। तृणमूल के गुंडे पूरी तरह से उतरे हुए हैं। जो लोग वोटर को संजय जी जवाब दें, टीएमसी के गुंडे उतर आए हैं। संजय जी जवाब दें, टीएमसी के गुंडे उतर आए हैं, बीजेपी वालों का कहना है।
जगह को देखा जा रहा और है। इसके साथ ही संजय जी ये भी कहा जा रहा है कि निर्णायक बढ़त बना चुकी है बीजेपी। ये एक नहीं, कई बीजेपी प्रवक्ताओं के मुंह से मैं सुन चुकी हूँ कि 2 फेज में निर्णायक बढ़त बीजेपी बना चुकी है। दोनों सवालों का जवाब दीजिए संजय जी। इन्होंने परंपरा के अनुसार जो है, जो गुट्टी पिलाई जाती है झूठ बोलने का, वो झूठ बोलना पहले शुरू से शुरू कर दिया, सुबह से झूठ बोलना शुरू कर दिया। अभी आपने दिखाया है कि वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। ये गुट्टी कैसे बनाई जाती है? और ये गुट्टी कैसे बनाई जाती है संजय जी? जिस गुट्टी की आप बात कर रहे हैं, ये गुट्टी कैसे बनाई जाती है? नहीं, चीख चिल्लाहट नहीं। मैंने कहा ना, मैं सुबह से ये कह रहा हूँ कि टीआरपी वाली डिबेट नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए टीआरपी। पहले तो आप लोग ये सुन लें, हाँ, एक एक करके ओवरलैपिंग नहीं, ओवरलैपिंग नहीं। मुझे इमैच्योर बहस नहीं पसंद है। मेरे चैनल को इमैच्योर बहस नहीं चाहिए। जिसकी बारी आए वही बोलेगा, ओवरलैप कोई भी नहीं करेगा। अभी संजय जी बोलेंगे। पहले चीज क्या है कि अभी आप ही ने अपना रिपोर्ट दिखाया है कि वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, महिलाएं लंबी लंबी लाइन लगाए खड़ी हैं, ठीक है ना। वोटिंग का अगर वहाँ पे ईवीएम स्लो होगा तो इसीलिए परसेंटेज कम आया है, लेकिन भीड़ वहाँ पे है, लोग जा रहे हैं, वोटिंग करने जा रहे हैं। और इनका एक तकिया कलाम बन गया है कि तृणमूल के गुंडे वहाँ पे भी आपसे ही तो सीखा है ना, आप ही कहते हैं ना यूपी बिहार के गुंडे। आपसे ही सीखा है महाराज। देखिए ऐसा है कि यूपी बिहार के गुंडे आप ही लोग बोलते हैं, ममता बोलती हैं यूपी बिहार के गुंडे। हम लोग भुक्तभोगी हैं, वो तो बाहर से बुलाए गए हैं, यहाँ पे कोई गुंडे वाली बात नहीं है। 10 साल शासन किया भुक्तभोगी, 10 साल शासन किया भुक्तभोगी, इतने मजबूर, इतने लाचार, इतने बेदार। 10 साल शासन किया भुक्तभोगी। रिपोर्ट देखिए, बिल्कुल आपको रिपोर्ट अभी आपने दिखाया है कि सबसे ज्यादा अभी भी वोटिंग बंगाल में ही हुई है, जबकि पुडुचेरी, आसाम, केरला जहां दिखाया है वहां पे यहाँ से कम वोटिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। अब वहां पर धीमे धीमे करके वोटिंग की संख्या पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने लगते हैं आप लोग क्या है ना, आप नैरेटिव सेट करने लगते हैं, आप जमीन की बात नहीं करते। यही एक मुश्किल होती है। न्यूक्लियस तक जाइए, न्यूक्लियस तक जाइए। नहीं, सुनिए ना, आप लोग नैरेटिव सेट करने लगते हैं। आप लोग बड़े बड़े रेटोरिक्स बीच में लेकर के आते हैं और नैरेटिव सेट करने में ऐसा लग जाते हैं कि बस फिलोसफिकल इतनी बातें कर दी जाएं कि जनता को ये लगे ओ ये तो बड़ा बवाल हो गया, ये तो बड़ी कयामत आ गई। मुकेश कुमार जी को लेकर के आते हैं। एक बड़े लंबे समय तक हिंदुस्तान की राजनीति को फॉलो किया है, कवर किया है और जानते हैं और समझते हैं। मुकेश जी, चूंकि आज पश्चिम बंगाल 3rd फेज का इलेक्शन है, असम का आखिरी फेज का इलेक्शन है, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी का भी इलेक्शन चल रहा है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, मैक्रो लेवल पर ये इलेक्शन आप किस तरह देखते हैं? जितने लोगों ने भी पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया है, मैक्रो लेवल पर आप इसे किस तरह से देखते हैं? और किन किन चेहरों की, मैं सिर्फ फेसेस की बात कर रहा हूं, फेसेस की साख दांव पर लगी हुई है इस फेज में? देखिए, मैक्रो लेवल पर जाएंगे तो बड़ी तस्वीर आपको देखनी पड़ेगी कि जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सवाल पर सारी चीजें सिमट कर आ गई हैं और संप्रदाय के आधार पर बांटकर वोट इकट्ठा करना, वोट बैंक तैयार करना और उसका चुनाव में इस्तेमाल करना, वो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, चाहे बंगाल हो चाहे असम हो। असम में खासतौर पर जो पिछले आखिरी के 2 दौर हैं, जो पिछला दौर था जहाँ 1 अप्रैल को वोट पड़े और आज फिर वोट पड़ रहे हैं, इन 2 दौर में मुख्य मुद्दा सीएए और एनआरसी और एक दूसरी तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का है और उसी मुद्दे पर सारा ध्यान केंद्रित है तमाम दलों का। और इन 2 दौर में तो स्पष्ट रूप से लग रहा है कि जो महागठबंधन है उसकी स्पष्ट बढ़त है। खासतौर पर इस दौर में तो जो जिस इलाके की सीटें हैं लोअर असम की, वहां पर अधिकांश सीटों पर मुसलमानों का कहना चाहिए कि बहुमत है और दूसरी तरफ कोकराझार वाला इलाका है, बोडोलैंड का इलाका है, जहाँ की 8 सीटों पर आज मतदान होना है। वहां पर दोनों लोग निर्णायक स्थिति में हैं, लेकिन जो ठीक है, एक एक करके अगर हम स्टेट्स की बात करने की कोशिश करें, ब्रेक का भी वक्त हो रहा है मुकेश जी, जल्दी से मैं पश्चिम बंगाल में जो तीसरे फेज की वोटिंग हो रही है उसका जरा स्ट्रक्चर समझना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था टीएमसी ने। 31 में से 29 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 1 सीट जो है वो कांग्रेस ने जीती थी। हम चूंकि वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं और बीजेपी ये कह रही है कि 2 फेजेस में चूंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए बीजेपी ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। अगर उस लिहाज से देखें और सुबह 9 बजे तक ये कहा जा रहा है कि धीमी वोटिंग हुई है, तो कैसे देखा जाए इस पूरे इलाके के संदर्भ में पश्चिम बंगाल में? देखिए, इलाके में वोटिंग पैटर्न बदल जाता है और इसलिए हमें इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज कम रहने वाला है या बहुत अधिक होने वाला है। जहां तक 2 दौर के जो इलेक्शन हुए हैं उनमें वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है,
और ये पश्चिम बंगाल में हमेशा से ज्यादा रहा है। लेकिन जब इस तरह का क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है, पिछली बार ऐसा मुकाबला नहीं था, लेफ्ट फ्रंट बहुत कमजोर था और तृणमूल कांग्रेस एक टर्म के बाद काफी मजबूत स्थिति में थी। लेकिन इस बार बहुत तगड़ा मुकाबला है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हम सब जानते हैं तमाम बड़े नेता वहां लगातार रैलियां कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी उसी तरह से जवाब दिया। तो जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो बड़ी तादाद में मतदाता मतदान के लिए आते हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही आपने। एक तो ये कि फेज के हिसाब से, इलाके के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज का पैटर्न भी बदल सकता है, और दूसरी ये बात की बहुत जल्दबाजी है अभी ये तय कर लेना कि धीमी रफ्तार है या तेज रफ्तार है। थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा। 9:17 अभी हो रहे हैं और अभी के लिहाज से ये कहा जा रहा है कि कुछ कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये तादाद और बढ़ सकती है। राशिद, हाँ, और आगे वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन हाँ, ब्रेक के उस पार हम राहुल लाल से सवाल करेंगे, क्योंकि वामपंथी सपोर्टर है राहुल लाल। तो उनके जरिए हम ये पूछेंगे, पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने 3 चरण में क्या किया, एलडीएफ क्या केरल में कर रही है और क्या करने की कोशिश कर रही है, और एलडीएफ को लेकर और लेफ्ट पार्टी को लेकर के केरल और पश्चिम बंगाल में जितना भी कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल से हाशिए पर हैं, त्रिपुरा से हाशिए पर भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया है, लेकिन क्या अकेले केरल में अपना गढ़ लेफ्ट वाले बचा पाएंगे या नहीं, तब जबकि राहुल गांधी ने 6,000 रुपए न्यूनतम आय की गारंटी वाला वादा कर दिया है और ये कहा है सालाना 72,000 हर किसी के हाथ में रहेंगे। ये सवाल मैं तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 2.5 घंटे से मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल में 3rd फेज में क्या चल रहा है, असम के आखिरी चरण में क्या हो रहा है, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी भी आपको लेकर के चलेंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती 2.5 घंटे में वोटर टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत की खबर क्या आई है, ये एक बार के लिए देख लीजिए आप। 5 राज्यों की 475 सीटों पर मतदान जारी है। बंगाल में अब तक लगभग 11.25% वोट पड़े हैं। जी हाँ, केरल में सुबह 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। वहीं पुडुचेरी के आंकड़े भी आ रहे हैं, 7.72% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। असम में 12.41% वोट डाले गए हैं। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 2 घंटे के बाद जो मतदान प्रतिशत है वो आप देखिए, लेकिन धीरे धीरे करके लोग और भी ज्यादा घरों से बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ में एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, उन्हें एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। बप्पा चैटर्जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, टीएमसी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती मेरे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार हैं, इसके अलावा वामपंथी सपोर्टर राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी के लिए राहुल लाल के पास में चलते हैं। राहुल लाल जी, हालांकि पश्चिम बंगाल में तो ये लोगों ने कह दिया कि मेरे अंगने में वाम का क्या काम है, लेकिन वाम दल केरल में क्या करने वाले हैं, अपनी साख बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करेंगे, और क्या माना जाए कि अभी तक वाम दल तो हाशिए पर रहे, लेकिन अगर केरल से साफ हो जाते हैं, पूरी तरह जड़ से उखड़ जाएगा वाम दल। राशिद जी, सबसे पहला चीज तो कि मैं एक तरह से विश्लेषक हूं और हमें आप बीजेपी विरोधी भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वामपंथी, कांग्रेस और इन सबों का समर्थक तो खैर मैं हूं ही, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और आप यानी जहां तक बात कर रहे हैं इंक्लूसिव समर्थन अप्रोच है आपकी। नहीं, मैं देखिए, मैं सांप्रदायिक राजनीति के बिल्कुल विरोध में रहता हूं मैं, और जो बीजेपी राजनीति करती है उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। अच्छा, ये बता दें, अगर आप सांप्रदायिक राजनीति के विरोध में रहते हैं, ये बताइए आप, जो जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, वो सेक्युलर हैं या कम्युनल हैं? वो जो AIUDF के मेरी बात सुनिए आप, बदरुद्दीन अजमल के बेटे हैं ना, जानते होंगे आप, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि इस बार दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की सरकार बनेगी, बुरका वालों की सरकार बनेगी। ये सेक्युलर है या कम्युनल है, ये सांप्रदायिक है या क्या है? वो जिन्होंने पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ में गठबंधन किया, सेक्युलर है या कम्युनल है राहुल लाल? मैं अभी तुरंत जवाब दे रहा हूं ना। देखिए, आपने अभी अजमल जी का बयान लिया, उसमें कुछ और भी स्टेटमेंट थे, उसमें से केवल दाढ़ी टोपी लुंगी करने वाला एक वर्ड को आपने चुना है उसमें। सबसे पहले मैं आपके केरल वाले प्रश्न के उत्तर पे मैं आ जाता हूं। देखिए, जो आपने केरल का सवाल पूछा है, केरल में 1977 के बाद का इतिहास दोहराए जाने की पूरी संभावना है। 1980 के बाद से केरल में जो राजनीति चल रही है, LDF, UDF एक खंड के बाद दूसरे खंड को वहां पे जा रही है, लेकिन इस बार जो केरल की स्थिति है, वो केरल में कहीं न कहीं फिर से LDF ही वापसी करने जा रही है। और अगर ये ऐसा मैं सोफोलॉजी के लिए बैठा ही नहीं हूं, मैं यहां पर ज्ञान चर्चा के लिए नहीं बैठा हूं।
क्या पिछले 80 के दशक से लेकर के अभी तक 4 दशक में क्या हुआ, ये मैं शुरुआत में ही बता चुका। मुझे ये बताइए, वाम कैसे साफ हो गया? और अगर आपने ये कहा कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं, यानी सांप्रदायिक दलों के खिलाफ हैं, तो बाकी जो दाढ़ी, टोपी, लुंगी, बुर्का की बात करते हैं, जो जनेऊ की बात करते हैं, जो कलमा की बात करते हैं, जो चंडी पाठ की बात करते हैं, वो क्या है? क्या है वो? मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूं। एक चीज ये बताइए, हमारा लोकतंत्र जो है, दुनिया के जो भी आधुनिक संविधान में, उसमें मुस्लिमों के तुष्टीकरण पे काफी जो भी है, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण को उसको आप गलत नहीं मान सकते। वो मूलतः क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बयान दे दिया आपने? आप कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण को गलत नहीं मानते। मैं राशिद हाशमी मुसलमान हूं, नहीं चाहिए मुझे अपीजमेंट, नहीं चाहिए मुझे खैरात नहीं चाहिए मुझे। खैरात के नाम की राजनीति करते हैं आप। बप्पा चटर्जी जवाब दें, बप्पा चटर्जी खैरात के नाम की बात करने वालों को जवाब दें। नहीं चाहिए, नहीं, मुसलमान को खैरात नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दाढ़ी टोपी लुंगी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। मेरे घर में कोई दाढ़ी टोपी लुंगी वाला नहीं है, कोई नहीं है मेरे घर में दाढ़ी टोपी लुंगी, नहीं चाहिए मुझे। दाढ़ी टोपी लुंगी कहते हैं, मुसलमान को अपीजमेंट की जरूरत है। सारे आवाज नीचे कीजिए, सारी आवाज नीचे। मुकेश कुमार जी जवाब देंगे। मुकेश जी जवाब दें, मुकेश जी जवाब दें। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को दाढ़ी, टोपी, लुंगी और तुष्टीकरण की जरूरत है, या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन की जरूरत है? मुकेश जी, चलिए हम वापस लौटते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बताना दर्शकों को जरूरी है। कोरोना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, फिर इस चर्चा पर वापस लौटेंगे, क्योंकि मुंबई से एक अहम खबर आ रही है। कोरोना का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। मुंबई में सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी गई है। जी हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना है महाराष्ट्र। एक दिन में रिकॉर्ड 57,074 केस दर्ज किए गए हैं, और इसीलिए एक एक करके एहतियाती कदम महाराष्ट्र के अंदर उठाए जा रहे हैं। बड़ी खबर, धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना को लेकर हालात खराब होते चले जा रहे हैं। मुंबई में सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। आपको याद होगा कि जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ था, तो उस वक्त में महाराष्ट्र सरकार को कई ऐसे पुरोहित थे, कई ऐसे धर्मगुरु थे, जिन्होंने कटघरे में खड़ा किया था और ये कहा था कि हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं और मंदिर और बाकी जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उन्हें खोला नहीं जा रहा है। लेकिन एक दिन में 57,000 से ज्यादा केस आ जाने के बाद अब मुंबई में जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सिद्धिविनायक मंदिर को बंद कर दिया गया है। मुंबई में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें बंद करने का आदेश जारी किया गया है कोविड प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन सिद्धिविनायक मंदिर की रिपोर्ट क्या है, प्रीति सोमपुरा के जरिए जान सकते हैं क्या पीसीआर टीम? प्रीति सोमपुरा, अच्छा, सिद्धिविनायक मंदिर से प्रीति लाइव जुड़ी हुई हैं। प्रीति, तस्वीरें दिखाएं आप, क्योंकि मुंबई के धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। ओवर टू यू प्रीति। मंदिर में जो है आज से जो है मंदिर बंद कर दिया गया है, और साथ में ही मंदिर को है कल रात से 8 बजे से बंद कर दिया गया है भक्तों के लिए। और साथ में ही जो है मुंबई में जिस तरीके से कोविड के जो है लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो है जितने भी धार्मिक स्थल है, साथ में ही जो है प्राइवेट जो है दफ्तर है, उसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ देखिए लोगों की आस्था आप देखिए कि मंदिर बंद है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। मंदिर के बाहर जो है लोग लगातार सुबह से ही यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। आज जो है मंदिर कल रात से बंद हो जाने के बाद जो है यहाँ पर लगातार भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी भी बड़ी तादाद में तैनात कर दी गई है। मंदिर को कल रात से बंद कर दिया गया है। हालांकि मंदिर के अंदर का जो लाइव दृश्य है उनको देखने के लिए भक्त यहाँ पर आए और मंदिर में जो मूर्ति है बाप्पा की मूर्ति उसका दर्शन कर सके, इसके लिए यहाँ पर लाइव स्क्रीन लगा दी गई है और ये लाइव स्क्रीन के जरिए जो है भक्त दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आज आप देखिए कि किस तरीके से जो है मंदिर बंद होने के बावजूद जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। आप देखिए कि अपने प्रिय बाप्पा से जो है मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। भक्तों की जो यही आस्था है जो यहाँ पर लगातार उनको यहाँ पर खींचती आ रही है। यहाँ पर मंदिर के बाहर जो है भक्तों के प्रसाद के लिए भी एक काउंटर लगा दिया गया है ताकि मंदिर भले ही बंद हो लेकिन बाप्पा का प्रसाद का लुत्फ भक्त उठा सके, इसलिए यहाँ पर लड्डू का प्रसाद का काउंटर यहाँ पर रखा गया है। कुछ भक्त हमारे साथ में है, हम उनसे बात करते हैं कि भले ही मंदिर बंद हो गया हो लेकिन उनकी जो आस्था है बाप्पा के प्रति उतनी ही है। मंदिर बंद हो गया है उसके बावजूद आप यहाँ पर आए हैं। मंदिर बंद, ये हिंदी समझते नहीं है, दर्शन करिए आया কিন্তু দেখতে পেলাম না। একটা মূর্তি নিয়ে গেলাম, বাবার একটা মূর্তি নিয়ে গেলাম,
बापा के लिए वो यहाँ पर मूर्ति लेकर आई है, बापा को चढ़ाने के लिए वो यहाँ पर मूर्ति लेकर आई है। और भी भक्त जो है वो हमारे साथ में दिखाइए, मूर्ति दिखाइए आप। लेकिन आज से तो मंदिर बंद हो गया है। प्यारी सी बापा की सिद्धि विनायक की मूर्ति लेकर जो है ये महिला आई है। कहाँ से आई है आप? कलकत्ता से आई। कोलकाता से आई है ये महिला यहाँ पर बापा के दर्शन करने के लिए। मुंबई में कोलकाता से आई है और बापा की मूर्ति भी यहाँ पर आई है, बापा की मूर्ति चढ़ाने के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन आज मंदिर बंद होने के कारण जो है वो बाहर से ही मत्था टेक रही है। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम कलकत्ता से ही आए हैं, पूरा फैमिली है। एक्चुअली टाटा में आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो सोचे कि यहाँ भी थोड़ा दर्शन कर ले, इतना नजदीक है हो रहा है, इसीलिए आए थे। लेकिन बंद हो गया। अब ये कोरोना कब तक जाएगा पता नहीं, ये तो पूरा बर्बाद करके रखा। अस्पताल में आप ट्रीटमेंट के लिए कोलकाता से आए, लेकिन आपको भरोसा है कि बप्पा का मंदिर में आकर जो आपकी मन्नत जरूर पूरी हो जाएगी? बस यही दुआ करते हैं कि हाँ चलो ठीक हो जाए। बात यह है कि बाहर से पूजा देने से हमको इच्छा था, लेकिन वही तो बंद हो गया ना। इस महिला को देखिए कि वो जो है भक्त जो है बापा का श्लोक पढ़ रही है, वो जो है मत्था टेक रही है बापा के लिए। और साथ में ही जो है उनको भरोसा है कि वो जो है बापा जो है उनको जरूर ठीक कर लेंगे। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज मुंबई। प्रीति सोमपुरा हमारी संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सिद्धिविनायक मंदिर से बाहर श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी गई है। लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र दुनिया भर में हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। 57,074 केस एक दिन में सामने आए हैं। दिल्ली में भी ये सुगबुगाहट चल रही है कि नाइट कर्फ्यू लग सकता है। लेकिन इन सबके बीच चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में भी रैलियां हमने बड़ी बड़ी देखी, भाषण खूब हुए, लेकिन जो एहतियात बरतने के लिए नेता आम लोगों को कहते हैं वो खुद नहीं बरतते हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं असम के मसले पर। अगर मैं सीधा आप मुकेश जी का रुख करना चाहती हूँ, मनीष गुप्ता जी का रुख करना चाहती हूँ मैं। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता जी, चूंकि हम असम की बात कर रहे हैं, चूंकि हम बयानों की बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, AIUDF की बात कर रहे हैं, और खासतौर से वो बयान जो बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने दिया, दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की सरकार बनने वाली है, और उस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे तो उन्होंने निशाना साधा। ये कहा कि इस तरह के बयान असम की पहचान के साथ खिलवाड़ हैं, असम की पहचान का अपमान है, वहां की संस्कृति का अपमान है। ये बयान, उस पर मोदी जी की प्रतिक्रिया लोगों के जहन में कितनी होगी जब वो वोट करने के लिए निकलेंगे? लेकिन सवाल मेरा इससे बढ़कर आगे ये कि जब CAA के प्रोटेस्ट हो रहे थे असम में, उस वक्त भी ये कहा गया था कि CAA की वजह से असम की पहचान संस्कृति पर असर पड़ सकता है। ये बयान लोगों के जहन में ताजा रहेगा या फिर वो प्रोटेस्ट ताजा रहेगा? किस तरीके से देखते हैं आप? लेकर भी वो जहन में कुछ भी ताजा नहीं रहता। जनता की याददाश्त बिल्कुल कम होती है। हाँ, इस तरह के बयान ही तो इंतजार करते, बीजेपी इंतजार करती है ऐसे बयानों का, ऐसे बयान हो और कैसे ये पार्टी इनका राजनीतिक लाभ उठाए। दरअसल हर व्यक्ति का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, चाहे वो कितनी भी बनावट और एक्टिंग कर ले, उस थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं निकल पाता। अगर वो माननीय नेताजी अगर वो ऐसी बात करें तो इसके पीछे उनके अंदर जो छुपी हुई रूढ़िवादिता है, छुपी हुई हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी पार्टियों को लेकर। मनीष भाई, चूंकि आप बात तो बड़ी कर रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल सटीक जगह पर पहुंचे। मैं ये चाहता हूं, आप मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप माइक्रो लेवल पर पहुंच जाइए। आपने ये कहा कि ना कई लोग चुनावी नौटंकी करते हैं, कई एक्टर्स होते हैं, कई एक्टिंग कर रहे होते हैं। बताइए ना कितने एक्टर हैं, नाम बताइए। 10 एक्टर के नाम बताइए आप, ऐसे 10 पॉलिटिकल एक्टर के नाम बताइए। राशिद भाई, सारे के सारे एक्टर ही हैं, एक एक करके। आप टॉप टू बॉटम सारे एक्टर हैं। अरे एक एक करके नाम तो बताइए, डर क्यों रहे हैं आप? वो भी एक्टिंग, देखिए ममता दीदी का नाम ले लीजिए, वो भी एक्टिंग कर रही है अपने टूटे पैर को लेकर। हाँ। वो एक्टिंग करके तो घूम रही है, दिखाते हुए पैर को हिलाते हुए कि देखो मेरा पैर कैसे चल रहा है। अच्छा मनीष जी, आप डॉक्टर हैं, कैसे पता कि उनका पैर नहीं टूटा है? हो सकता है टूटा भी हो। आपके पास ऐसा कोई मेडिकल रिपोर्ट है मनीष जी? नहीं, क्या है ना, अरे राहुल लाल सुनिए ना, एक वीडियो बीजेपी ने जारी कर दिया, एक वीडियो बीजेपी ने जारी कर दिया, और उस वीडियो में कहीं से भी ममता बनर्जी के पांव में फ्रैक्चर नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उस वीडियो में क्या है, उस वीडियो की कोई फॉरेंसिक पुष्टि तो इंडिया न्यूज नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी एजेंडा तो बना ही दिया था। लेकिन हाँ यहाँ पर संजय जी से जवाब लेना बहुत जरूरी है। संजय जी, मनीष जी ने यह कहा कि ममता पॉलिटिकल एक्टिंग करती है, जवाब।
दरअसल वो पहले से ही माइंडसेट है, वो भाजपा के एक और प्रवक्ता आ गए, आप लोगों ने दो प्रवक्ता बैठा रखा है कि डायरेक्ट उन्होंने सिर्फ एक ही नाम लिया है। आपने 10 नाम मांगे, उन्होंने एक ही नाम लिया, तो इसका मतलब ये है कि भाजपा के एक और प्रवक्ता आपने बैठा लिया है। अब दो व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़िए ना, व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़िए, अपनी बात कीजिए। मैं बिल्कुल, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लेकर के व्यक्तिगत टिप्पणी की है, तो उनका जवाब उनको भी सुनना पड़ेगा। बहुत बड़ी खबर आ गई है, रुक जाइए, बहुत बड़ी खबर। और डायमंड हार्बर की भी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, जो कि अभिषेक बनर्जी का इलाका कहा जाता है। बंगाल में थर्ड फेज के लिए बीजेपी टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू। डायमंड हार्बर का इलाका, बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगा दिया। डायमंड हार्बर का वो इलाका है जो कि अभिषेक बनर्जी के प्रभुत्व वाला इलाका है, लोकसभा क्षेत्र है, लगभग 6 से 7 विधानसभा आती है। और देखने वाली यह बात है कि अभिषेक बनर्जी का बोलबाला कितना चलेगा इस इलाके में। बिल्कुल, तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, नंदीग्राम का दंगल पिछली बार आपने देखा, दूसरे फेज में वहां पर ममता बनर्जी की साख दांव पर लगी हुई थी। अब अभिषेक बनर्जी की साख डायमंड हार्बर में दांव पर लगी हुई है, और वहां पर क्या ग्राउंड रिपोर्ट है ये आपके लिए जानना जरूरी है। ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता शंभू की ये रिपोर्ट आप देखिए। डायमंड हार्बर विधानसभा केंद्र के बीजेपी प्रार्थी दीपक कुमार हालदार इस वक्त डायमंड हार्बर बासुरडांगा में आया है, और इस अभी जो आरोप है कि ग्रामवासी को सुबह से वोट नहीं दे रहा है, टीएमसी के विरुद्ध अभियोग है। हमारे साथ है एक कार्यकर्ता, हम बातचीत कर लेते। क्या सुबह से क्या हो रहा है? देखिए, 4-5 बार सुबह से यहाँ पे मारपीट लड़ाई झगड़ा हो चुका है, ठीक है। क्यूआरटी टीम सुबह से हम बुलाए हैं, ठीक है, और वो अभी आए हैं, अभी आए हैं जी। और यहाँ पे कई सारे ऐसे गाँव वाले हैं, अधिकतर यहाँ पे वोट नहीं दे पा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, ठीक है। और वो हमको बुलाए यहाँ पे, और हमारे जो मनोनीत प्रार्थी हैं, प्रत्याशी हैं, वो उनके साथ हम आए हैं, क्यूआरटी टीम साथ में लेके हम आए हैं इधर। ग्रामवासी सुबह से एकदम वोट नहीं दे पा रहा है। जी नहीं, वोट एक संख्या ऐसा है जो वोट दे रहे हैं, उनको मना नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और एक गुट ऐसा भी है, एक संख्या ऐसा भी है जिनको वोट देने नहीं दिया जा रहा है। जो अभी जो बूथ के अंदर जो प्रार्थी आया है, बीजेपी का प्रार्थी दीपक कुमार हालदार, वो अभी ग्रामवासी में लेकर वो बूथ के अंदर जाएंगे, ऐसा कहा है। दक्षिण 24 परगना डायमंड हार्बर से शंभुनाथ मंडल, इंडिया न्यूज। ये तो आप डायमंड हार्बर की रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन आपको असम भी लेकर के चलते हैं। असम की एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर पिछली बार लगभग 88% चुनाव हुआ था। एआईयूडीएफ के नजरुल हक जीत करके आए थे, लेकिन इस बार क्या एआईयूडीएफ का वर्चस्व वापस से इसी विधानसभा में रहेगा? हम बात धुबरी की कर रहे हैं। असम के धुबरी से इंडिया न्यूज संवाददाता सईदुर रहमान की रिपोर्ट। चुनाव आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और 12 जिले की 40 कॉन्स्टिट्यूंसी सीटों पे चुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और मैं धुबरी जिले की धुबरी गर्ल्स हाई स्कूल पे हूँ और यहाँ का जो सुबह से देखा गया कि लोग निकल के आया, बुजुर्ग आया, महिला भी आया और यहाँ पे देखा गया कि कोविड के लिए पहले जो लोग आता है उन लोगों के थर्मल टेस्ट करते हैं, सैनिटाइजर दिया जाता है, मास्क दे जा रहा है और हैंड ग्लव्स भी दे जा रहा है। मैं आपके पास आता हूँ, मतदान करने के लिए आया। हाँ, मतदान करने के लिए आए हैं। इस बार कैसा कैंडिडेट? इस बार बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया हुआ है बीजेपी से। वो बहुत शिक्षित भी हैं क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं, वो सुचिकित्सक भी हैं वो। और फिलहाल धुबरी में वैसा कोई कैंडिडेट है नहीं उनके जैसा। हम लोग को डेवलप चाहिए, वो डेवलपमेंट का है, इसलिए अच्छा है।